वेलकम टू बूस्टडी। बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 3 अगस्त 2021 और 3 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सब का पीडीएफ आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, 1 अगस्त 2021 को दीपक दास ने किस रूप में पदभार ग्रहण किया? सीबीडीटी, सीजीए, सीएजी या फिर आईसीएएस? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के रूप में दीपक दास ने पदभार ग्रहण किया है। याद रखिएगा, ये हैं दीपक दास जी। देख लीजिए। प्रश्न दूसरा है, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम या फिर कह सकते हैं विषय क्या है? स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। स्तनपान की रक्षा करें, एक जननी की जिम्मेदारी। स्तनपान की रक्षा करें, एक हमारी जिम्मेदारी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। दरअसल 1991 में डब्ल्यूएबीए का फुल फॉर्म है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और यूनिसेफ और साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1991 से प्रत्येक अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो इस वर्ष का थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी है। प्रश्न तीसरा है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग के विजेता कौन रहे हैं? लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन बेटल, एस्टेबन ओकन या निको रोसबर्ग? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस्टेबन ओकन। एस्टेबन ओकन ने लुइस हैमिल्टन को पछाड़कर हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेसिंग के विजेता बन गए हैं। ये हैं एस्टेबन ओकन और ये फ्रेंच नागरिक हैं, यानी कि इनकी नेशनलिटी फ्रेंच की यानी फ्रांस की है। अब जैसे कि आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स को जीता है उसको एक नजर देख लेते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता रहे हैं लुइस हैमिल्टन। अब मैक्स वर्स्टेपन कौन कौन से विजेता रहे हैं उसको देख लेते हैं। एमिलिया रोमानिया F1 ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, सीरियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन। और एक अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं सर्जियो पेरेज और इस बार हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं एस्टेबन ओकन। याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो ये है, इतना याद कीजिएगा 10 से 11 ग्रैंड प्रिक्स। लेकिन आसानी बात यह है कि इसमें कई सारे जो रेसर हैं वो कॉमन है, याद रखिएगा। प्रश्न चौथा है, LIC-CSL ने रुपे प्लेटफॉर्म पर ल्यूमिन प्लेटिनम तथा इलेक्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी किया? PNB, UBI, HDFC या फिर IDBI? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, IDBI। IDBI बैंक और LIC-CSL ने समझौता किया है कि रुपे प्लेटफॉर्म पर ल्यूमिन प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा तथा इलेक्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। अब जान लेते हैं IDBI के बारे में। IDBI बैंक का स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1964 को। 1964 को IDBI का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। जैसे कि लगभग सारे बैंकों का मुंबई में ही हेडक्वार्टर होता है, तो IDBI बैंक का भी हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन है MR कुमार, याद रखिएगा। और MD और CEO हैं राकेश शर्मा। इतना याद रखिएगा IDBI बैंक के बारे में। प्रश्न पांचवा है, किस देश को अगस्त 2021 के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है? फ्रांस, अमेरिका, भारत या इंग्लैंड? तो इसका आंसर है वन एंड ओनली
इंडिया, यानी कि अपना प्यारा देश भारत। दरअसल ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्ष का पदभार होता है, यानी कि टेन्योर जो होता है, हर एक मंथ चेंज होते रहते हैं। तो ये 8वीं बार है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और ये अगस्त माह के लिए बनाया जा रहा है, अगस्त 2021 के लिए। और इसके पहले जुलाई 2021 में थे फ्रांस के प्रतिनिधि अध्यक्ष, चूंकि अभी भारत के प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टीएस त्रिमूर्ति साहब। तो टीएस त्रिमूर्ति भारत के तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। और इस टेन्योर के दौरान टीएस त्रिमूर्ति साहब ने कंफर्म कर दिया है कि वो टेररिस्ट वाले मुद्दे को ज्यादा तोल देंगे और चाहेंगे कि पूरे दुनिया में शांति स्थापित हो सके। प्रश्न 6वां है, हाल ही में आयोजित G20 की संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? यानी कि G20 का जो संस्कृत मंत्रियों का बैठक हुआ था, उसमें भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? प्रश्न ये है। मीनाक्षी लेखी, एस जयशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मीनाक्षी लेखी, जो कि भारत की संस्कृत राज्य मंत्री हैं अभी, और इन्हीं ने G20 के संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। अब आपको याद रखना है कि 2021 का जो G20 का बैठक हो रहा है वो इटली में हो रहा है, इटली में, और 2022 का जो होगा वो इंडोनेशिया में होगा, इंडोनेशिया में, और 2023 का जो होगा वो इंडिया में होगा। आपको याद रखना है 2021 का इटली, 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का होगा इंडिया में, याद रखिएगा। प्रश्न 7वां है, साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, वह किस संस्था के अध्यक्ष हैं? भारत बायोटेक, सिप्ला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम बहुत बार सुने होंगे, इस साल में काफी बार न्यूज में आया था, क्योंकि कोविशील्ड नामक वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा रहा है। और इसी कार्य को ध्यान में रखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, याद रखना है आपको। और यह पुरस्कार मिलेगा 13 अगस्त को। प्रश्न 8वां है, ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, या एस जयशंकर प्रसाद? तो इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन बी। अब आपको लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने सुना है, रूपी के बारे में सुना है जो कि हमारे देश की करेंसी है, डॉलर के बारे में सुना है, कई सारी करेंसी सुना है, लेकिन ये ई रूपी क्या है? तो चलिए समझते हैं ये ई रूपी है क्या चीज। दरअसल अभी के समय पे मान लीजिए सरकार या कोई प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइजेशन ही, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस ही अभी अपने कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रोवाइड करना चाहती है, या सरकार ही चाहती है कि देश की जनता को कुछ लाभ प्राप्त हो सके। मान लीजिए अभी के समय पे कोविड का जो संकट चल रहा है, तो अभी जो गरीब लोग हैं उनके पास मास्क नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मास्क नहीं है, तो मास्क नहीं है तो उनको खरीदने के लिए या तो सरकार पैसे देगी, यही कर सकती है, या फिर एक नया तरीका निकाल रही है कि इससे अगर किसी भी लाभार्थी को कुछ पैसे रुपए देना होगा तो उस लाभार्थी को, विशेषतः सिर्फ उसी लाभार्थी को, एक पर्सनली डिजाइन किया हुआ क्यूआर कोड, या फिर अगर मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है उसके पास तो एक एसएमएस के रूप में एक कोड भेजा जाएगा। ये कोड को लेके अगर आपको मास्क ही लेना है तो आप जाइए फार्मेसी की दुकान पे, फार्मेसी की दुकान पे उसको दिखाइए, तो वहां पे यूपीआई के थ्रू उसको स्कैन कर लिया जाएगा, और यूपीआई के थ्रू उसको स्कैन कर लिया जाएगा, या फिर उसी कोड को डाल के पेमेंट को संपन्न करा लिया जाएगा। आपने समझा? एक तरह का कोडिंग सिस्टम है जिसमें होगा क्या कि पैसे के वैल्यू को कोड में कन्वर्ट करके भेजा जाएगा, जो कि सरकार चाहे तो किसी लाभार्थी को पर्सनली भेज सकती है, या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर चाहती है, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री अपने कर्मचारियों को चाहती है कि उनको कुछ लाभ प्राप्त हो, मान लीजिए दिवाली का बोनस हो गया या मेडिकल कोई सुविधा हो गई, तो उसको डायरेक्ट पैसे ना दे करके ये इस तरीके से पैसे को सर्कुलेट कराए। इससे होगा क्या कि मार्केट में पैसे सर्कुलेट होता रहेगा और आपको कैश लेके जाने की जरूरत भी नहीं। तो देखिए ये जो ई रूपी है इसे आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त है, अब सरकार लॉन्च कर रही है तो आरबीआई के द्वारा तो मान्यता प्राप्त होगा ही।
इसमें कई सारी पार्टनर बैंक भी हैं, जैसे मान लीजिए एक्सिस बैंक भी इसमें पार्टनर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कई सारे जो बैंक आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये सब ई रुपीज के पार्टनर बैंक हो गए। और ये इस तरह का क्यूआर कोड होगा। अगर मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन है और अगर मान लीजिए आपके स्मार्टफोन नहीं है तो इस तरीके का होगा। ये व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट के लिए ही किया जाएगा। मान लीजिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है तभी इसको भेजा जाएगा। क्यूआर कोड आधारित होगा या फिर इस एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर होगा। लाभार्थी के मोबाइल पर कोड डायरेक्ट प्राप्त होगा। इसमें किसी भी बीच में जरूरत नहीं है कि मतलब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड आदमी आके उसमें इन्वॉल्व होकर बताए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल मैसेज की तरह आएगा और वो आपका भुगतान को प्रोवाइड करेगा, मतलब कि आपको सक्षम बना देगा वो मैसेज कि आप इतने का भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता के लिए अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस क्यूआर कोड को आप किसी भी फार्मेसी, जैसे मान लीजिए फार्मेसी का एग्जांपल दिया था, उसके पास लेके जा रहे हैं तो आप एसएमएस को दिखाएंगे, जैसे ही एसएमएस दिखाएंगे वो स्कैन करेगा, एक कोड मांगेगा आपसे, कोड आप जैसे ही बता देंगे आपके मोबाइल पे ही कोड आएगा और आप जैसे ही कोड बता देंगे उसके बाद उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि जो सेवा प्रदाता होगा, आपको जो सेवा प्रदान करेगा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे मैंने बताया ये लाभार्थी का नाम उसमें रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा कि किसके नाम पे इशू हुआ है, धनराशि रहेगी कितना इशू हुआ है उस मैसेज में ही लिखा रहेगा और वाउचर का प्रयोजन लिखा रहेगा। ये नहीं कि आपको मिला पैसे मेडिकल के लिए और आप जाके उसको अय्यासी के लिए खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट उसमें लिखा रहेगा कि नाम लिखा रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा, किसको अलॉट किया गया है, कि जिसमें कल को चोरी भी ना हो सके कि मैं पहुंचा मैसेज ट्रांसफर कर लिया आप दूसरे मोबाइल में और वहां से मैं यूज कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। धनराशि लिखा रहेगा कितना धनराशि आपको उपलब्ध कराया गया है और साथ ही वाउचर का प्रयोजन भी लिखा रहेगा कि एजुकेशन के लिए हो रहा है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारे विद्यार्थियों को, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो अगर सरकार चाहती है कि स्कॉलरशिप का पैसे का कोई फालतू इस्तेमाल ना करे तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा कि ये स्कॉलरशिप स्कूली यानी स्कूल के ही या फिर कॉलेज के ही सामग्री पे खर्च किया जा सकता है या फिर कॉलेज का फीस ही जमा किया जा सकता है इससे, तो इससे वो स्टूडेंट कहीं और जाकर खर्च नहीं कर पाएगा। ये एक तरह का सेफ है, सिक्योर है, चूंकि एनपीसीएल ने इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है इसीलिए बहुत ही सेफ है। और ये किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी स्टार्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सरकार ही ऐसा करके भेजे। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कल को आप भी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप भी ऐसा करके भेज सकते हैं अपने किसी विशेष लाभार्थी को। ये एक नए युग का आगाज है, आने वाले समय में ऐसे कई सारे डेवलपमेंट होते रहेंगी। और चूंकि अभी के समय पे ऐसे सरकार के पास कोई योजना नहीं है, लेकिन इसको निकालने के बाद से ई रूपी यूपीआई प्रीपेड ई वाउचर निकालने के बाद कल को अगर सरकार किसी भी योजना को निकालेगी तो उसमें डायरेक्ट लाभार्थी को लाभ पहुंचा सकेगी। ये अच्छा कदम है। इसी के रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा देखिए, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। यह भारत के सबसे सफलतम पेमेंट प्लेटफॉर्म भीम यूपीआई पर आधारित है। ई रूपी आरबीआई स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपने पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले क्यूआर कोड या एसएमएस को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। आपने वीडियो को देख लिया, समझ गए होंगे आप कैसे वर्क करेगा। अब देखते हैं आगे। प्रश्न 9वां है, हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में
जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है, याद रखिएगा। इसके पहले केरल में भी इसका मामला सामने आया था जीका वायरस का, याद रखना है आपको। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न 10वां है, इटालियन लग्जरी ब्रांड बुल्गारी, यहाँ पे BVLGARI है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएट करते हैं तो बुल्गारी पढ़ते हैं इसे। बुल्गारी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट या फिर प्रियंका चोपड़ा जोनस? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा जोनस है। प्रियंका चोपड़ा जोनस को बुल्गारी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। बुल्गारी एक इटालियन लग्जरी ब्रांड कंपनी है जो कि ज्वेलरी, वॉच, फ्रेगनेंस यानी कि परफ्यूम, एसेसरीज और लेदर के आइटम को डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर यानी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा जोहान्स को, याद रखिएगा। ये है प्रियंका चोपड़ा, जैसा कि आपको पता ही होगा, जानते ही होंगे, देखिए के समझ गए। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न था, प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण, भारत रत्न या महाराष्ट्र भूषण? तो इसका आंसर था महाराष्ट्र भूषण। इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप से लिखा था। उम्मीद करता हूं कि आगे जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसके बारे में आप सब लोग जरूर पार्टिसिपेट करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। नाउ ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसके बारे में आप जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितनी जानकारी आपको पता होगी उसको जरूर लिखने की कोशिश करें। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट पे, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर वीडियो के बारे में कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें, मैं जरूर पढ़ूंगा और उसमें अगर कुछ सुधार करना होगा तो उसको जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।